कहानी का आगाज फ्रैंक मॉरिस नामी एक इंतहाई ज़हीन और माहिर चोर से होता है। पुलिस उसे बिना डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार कर चुकी है और अब उसे उम्र कैद के लिए मशहूर अल्कातराज जेल मुंतकिल किया जाता है। अल्कातराज कोई आम जेल नहीं थी। ये समंदर के बीच एक जजीरे पर कायम थी और चारों तरफ कई मील तक सिर्फ पानी था। इसलिए यहां से फरार होने वाले कैदी के सामने सिर्फ जेल की दीवारें ही नहीं बल्कि पूरा समंदर मौजूद था। इसी वजह से उसे दुनिया की महफूज तरीन जेलों में शुमार किया जाता था। लेकिन जेल इंतजामिया को अंदाजा नहीं था कि उनके पास आने वाला ये नया कैदी पहले भी कई बार फरार होने की कोशिश कर चुका है। मोरिस जब जेल में दाखिल होता है तो सबसे पहले उसकी मुकम्मल तलाशी ली जाती है। फिर उसे एक छोटे से सेल में बंद कर दिया जाता है। गार्ड उसे वाज़ेह तौर पर बता देता है कि यहां से फरार होने का ख्याल भी दिल में न लाना, क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी आम जेलों से कहीं ज्यादा सख्त है। मोरिस ज़ाहरी तौर पर खामोश रहता है, लेकिन उसके जहन में पहले ही एक सवाल गर्दिश कर रहा होता है। अगर कोई यहां से निकलना चाहे तो आखिर रास्ता कहां से मिलेगा। अगले दिन उसे बाकी कैदियों के साथ खाने के लिए ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात लिटमस नामी कैदी से होती है। लिटमस उसे समझाता है कि यहां अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करना बहुत खतरनाक है। इसी दौरान मोरिस की नजर एक खतरनाक कैदी वुल्फ पर पड़ती है, जिससे तकरीबन पूरा जेल खौफजदा रहता था। मोरिस ज्यादा बात नहीं करता, वो सिर्फ लोगों को देखता है और जेल के माहौल को समझने की कोशिश करता है। वो जानता था कि फरार के लिए ताकत से ज्यादा जरूरी चीज मालूमात है। रात को उसे वार्डन के सामने पेश किया जाता है। वार्डन भी उसे खबरदार करता है कि इस जेल से फरार होने की कोशिश करने वाले पहले भी नाकाम हो चुके हैं। मोरिस इंतहाई पुरस्कुन अंदाज में इसकी बात सुन लेता है, लेकिन मौका मिलते ही वार्डन की मेज से एक छोटा सा नील कटर चरा लेता है। बज़ाहिर ये एक मामूली चीज थी, लेकिन मोरिस उसे अपने मंसूबे का पहला औजार समझता है। वो उसे अपनी बाइबल के अंदर छिपा देता है। अगले दिन वोल्फ दोबारा उसे परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मोरिस पीछे नहीं हटता और दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। इस वाकये के बाद बाकी कैदियों को अंदाजा हो जाता है कि मोरिस कोई आम आदमी नहीं। छूर से बाद उसे जेल की लाइब्रेरी में काम मिल जाता है। ये इसके लिए खुशकिस्मती साबित होती है, क्योंकि वहां उसे अंग्लिश नामी एक सीनियर कैदी मिलता है। अंग्लिश कई साल से जेल में था और अल्कातराज के तकरीबन हर हिस्से से वाकिफ था। मोरिस उससे साफ पूछ लेता है कि क्या यहां से फरार मुमकिन है। अंग्लिश इसकी बात सुनकर हंस देता है। इसके मुताबिक फर्ज करो कि तुम जेल की दीवारें उबूर भी कर गए, गार्ड से बच भी गए, फिर भी समंदर तुम्हें रोक देगा। लेकिन मोरिस किसी की बात मानने वाला नहीं था। वो जानता था कि अगर कोई रास्ता मौजूद है तो उसे तलाश किया जा सकता है। इसी दौरान उसे कारपेंट्री के शाबे में काम मिल जाता है। मॉरिस जानबूझकर ऐसा काम मुंतखब करता है जहां उसे मुख्तलिफ औजारों और सामान तक रसाई मिल सके। एक दिन उसे मालूम होता है कि हर सेल में एक वेंटिलेशन वेंट मौजूद है। ये बात मोरिस के लिए इंतहाई अहम थी। अगर वो वेंट के रास्ते दीवार के अंदर पहुंच सके तो शायद जेल के अंदर से कोई नया रास्ता बनाया जा सकता था। लेकिन मसला ये था कि उसके पास सिर्फ एक छोटा सा नील कटर था। इससे दीवार तोड़ना तकरीबन नामुमकिन लगता था। इसी दौरान एक खतरनाक वाकया पेश आता है। वुल्फ दोबारा मोरिस पर हमला करने की कोशिश करता है। सूरत हाल बिगड़ जाती है और गार्ड्स दोनों को पकड़कर जेल के इंतहाई सख्त हिस्से डी ब्लॉक में भेज देते हैं। मोरिस को कई दिन वहां रखा जाता है। वापस आने के बाद उसे लिटमस के जरिए एक छोटा सा पैगाम मिलता है, जिसमें उसे दोबारा खुश आमदीद कहा गया था। मोरिस अब पहले से ज्यादा मेहतात हो चुका था। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक नए कैदी चार्ली से हो जाती है। चार्ली भी इस जेल से निकलने का ख्वाब देखता था, लेकिन जेल के हालात सबके लिए आसान नहीं थे। मोरिस का एक दोस्त डग था, जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था। वो कई सालों से अपनी तस्वीरों के जरिए इस कैद से जहनी तौर पर बचा हुआ था। लेकिन एक दिन वार्डन उसकी तमाम पेंटिंग्स हटाने का हुक्म दे देता है। डग के लिए यह सिर्फ तस्वीरों का खत्म होना नहीं था, उसके लिए पेंटिंग ही उसकी उम्मीद थी। ये वाकया उसे अंदर से तोड़ देता है और बाद में वो शदीद जहनी बहरान का शिकार हो जाता है। मोरिस इस वाकये से बहुत मुतासिर होता है। अब वो पहले से ज्यादा यकीन कर लेता है कि अगर उसे अपनी जिंदगी बचानी है तो उसे उस जेल से निकलना ही होगा। एक दिन मोरिस अपने सेल में एक छोटे से कीड़े को विनट के अंदर जाते देखता है। इसे फौरन ख्याल आता है कि शायद यही रास्ता जेल से बाहर निकलने का जरिया बन सकता है। वो अपने साथियों को मंसूबे में शामिल करता है। अब टीम में मोरिस के अलावा जॉन, क्लेरेंस और चार्ली भी शामिल हो जाते हैं। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मोरिस का काम वेंट के रास्ते को खोलना था। जॉन को जेल के कपड़ों वाले शाबे से ऐसा सामान हासिल करना था जिससे समंदर उबूर करने के लिए आर्जी हिफाजती सामान तैयार किया जा सके। क्लेरेंस को दूसरी जरूरी चीजें जमा करनी थी, जबकि चार्ली का काम निगरानी करना था। रात के वक्त जब जेल निस्बतन पुरस्कून हो जाती, मोरिस अपने छोटे से औजार के जरिए दीवार पर काम शुरू कर देता। काम इंतहाई सस्त था। एक छोटा सा सुराख बनाने में भी कई रातें लग जाती थीं।
इस दौरान वो दीवार से निकलने वाला मिलबा थोड़ा थोड़ा करके मुख्तलिफ जगहों पर फेंकता रहता ताकि किसी को शक न हो। लेकिन मॉरिस को जल्द अंदाजा हो जाता है कि नील कटर काफी नहीं होगा। इसलिए वो एक चम्मच को बतूर औजार इस्तेमाल करने का तरीका सोचता है। वो चम्मच को अपने पास रखने के लिए ऐसा तरीका अख्तियार करता है कि गार्ड्स को कोई शक न हो। फिर उसमें तब्दीली करके उसे दीवार खोदने के काम में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। रातों रात नहीं बल्कि कई दिनों की मेहनत के बाद वेंट के आसपास का रास्ता काफी बड़ा हो जाता है। अब एक और मसला सामने आता है। वेंट के आगे धाती ग्रिल लगी हुई थी। इसे हटाए बगैर बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। मॉरिस कारपेंट्री के शाबे से धात का एक टुकड़ा हासिल करने में कामयाब हो जाता है। गार्ड्स उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन मॉरिस ने पहले ही एक दूसरा टुकड़ा कहीं और छिपा दिया था। आखिरकार वो ग्रिल पर काम शुरू कर देता है। अब मंसूबा सिर्फ फिरार तक महदूद नहीं था। उन्हें यह भी यकीनी बनाना था कि गार्ड्स को रात के वक्त उनकी गैर मौजूदगी का इल्म न हो। इसके लिए वो एक हैरत इंगेज मंसूबा तैयार करते हैं। वो बाल, कागज, पेंट और दूसरी दस्तयाब चीजों से ऐसे जाली सर तैयार करते हैं जो अंधेरे में बस्तर पर सोए हुए इंसान के सर जैसे दिखाई दें। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि गार्ड्स दौर से देखकर समझें कि कैदी अपने बस्तर पर मौजूद है। मॉरिस अपने सेल में वेंट के सामने एक जाली हिस्सा भी तैयार करता है ताकि दीवार देखने में बिल्कुल आम लगे। कई दिन की मेहनत के बाद आखिरकार फरार का रास्ता तकरीबन तैयार हो जाता है। अब उन्हें छत तक पहुंचना था। एक रात मॉरिस वेंट के रास्ते अंदरूनी पाइपों तक पहुंचता है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन वहां भी एक मजबूत धाती रकावट मौजूद थी। वो उसे देखकर समझ जाता है कि सिर्फ हाथों की ताकत से इसे हटाना मुमकिन नहीं। इसे एक डर्रल की जरूरत थी। अगले दिन उसे एक छोटा सा फेन नजर आता है। मॉरिस के जहन में फौरन एक नया ख्याल आता है। वो फेन के मोटर और दस्तयाब धाती हिस्सों को इस्तेमाल करके एक आरजी डरल तैयार करने की कोशिश करता है। चार्ली इसे जेल से बाहर ले जाने में मदद करता है। काफी मेहनत के बाद मॉरिस का बनाया हुआ आला काम करने लगता है। अब रात के वक्त वे और चार्ली छत पर पहुंचते हैं और धाती ग्रिल पर काम शुरू करते हैं। ड्रिल की आवाज खतरनाक हद तक बुलंद होती है। एक गार्ड आवाज सुनकर ऊपर आने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वो पूरी तरह समझ पाता कि वहां क्या हो रहा है, मॉरिस काम रोक देता है। गार्ड कुछ देर देखकर वापस चला जाता है। अब फरार का रास्ता तकरीबन मुकम्मल था। वो फैसला करते हैं कि मंगल की रात अल्कातराज से निकलने की कोशिश की जाएगी। दिन गुजरता है। मॉरिस और उसके साथी अपनी आखिरी तैयारी करते हैं। जाली सिर तैयार हैं। समंदर उबूर करने के लिए जरूरी सामान तैयार है। वेंट खोदे जा चुके हैं और छत तक पहुंचने का रास्ता भी बन चुका है। लेकिन फिरार से पहले एक और खतरा सामने आता है। वार्डन को कुछ शक होने लगता है। वो मॉरिस के सेल की अचानक तलाशी लेता है। मॉरिस का दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन उसने वेंट को इतनी महारत से छुपाया था कि वार्डन को कुछ नहीं मिलता। वो वापस चला जाता है। मॉरिस जानता था कि अब मजीद ताखीर खतरनाक हो सकती है। इसी दौरान वुल्फ एक बार फिर उसे धमकाता है, लेकिन मॉरिस इस बार भी पुरस्कून रहता है। वो जानता था कि आज रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात गहरी होती है। झील में खामोशी फैल जाती है। मॉरिस अपने सेल में आखिरी बार अंग्लिश से मिलता है। वो इससे हाथ मिलाता है। अंग्लिश फौरन समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मॉरिस अपने सेल में वापस आता है और मंसूबे पर अमल शुरू कर देता है। वो जाली सिर बस्तर पर रखता है। ब्लिंगट को इस तरह तरतीब देता है कि दौड़ से लगे जैसे वो सो रहा हो। फिर वेंट के जरिए अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन और क्लेरेंस भी अपने अपने रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चार्ली आखिरी लम्हे में खौफजदा हो जाता है। वो अपने सेल में वापस चला जाता है। अब मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस अकेले छत पर पहुंच चुके थे। वो कुछ देर चार्ली का इंतजार करते हैं, लेकिन चार्ली वापस नहीं आता। मॉरिस के पास अब फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। इसे मालूम था कि अगर वो मजीद इंतजार करता रहा तो सुबह हो सकती है और गार्ड्स को सब कुछ मालूम हो जाएगा। तीनों फिरार होने का फैसला करते हैं। वो झील की छत से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते हैं। उनके पास समंदर उबूर करने के लिए बनाया गया आरजी सामान भी मौजूद था। अब उनके सामने अल्कातराज की सबसे बड़ी रुकावट मौजूद थी, समंदर। वो जानते थे कि अगर पानी में उतरे तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। फिर भी मॉरिस पीछे नहीं हटता। तीनों पानी की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद उनका क्या हुआ, ये सवाल आज भी लोगों के लिए दिलचस्प है। सुबह जब गार्ड्स मामूल के मुताबिक सील्स चेक करते हैं तो उन्हें शुरू में कुछ गैर मामूली नजर नहीं आता। जाली सिर और कंबल की वजह से ऐसा लगता है कि कैदी अभी सो रहे हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो पूरे झील में हंगामा मच जाता है। गार्ड्स को अंदाजा हो जाता है कि मॉरिस और उसके साथी फरार हो चुके हैं। झील की तारीख में यह सबसे हैरान कुन फरार में से एक बन जाता है। हुक्काम फौरन समंदर में तलाश शुरू करते हैं। किश्तियों और हेलीकॉप्टरों के जरिए पूरे इलाके को छान मारा जाता है, लेकिन मॉरिस और उसके साथियों का कोई वाज़ेह सुराग नहीं मिलता। कुछ चीजें समंदर से जरूर मिलती हैं,
जिनसे तफ्तीश करने वालों को अंदाजा होता है कि शायद वो समंदर उबूर करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं मिलती। और यही बात इस पूरी कहानी को मजीद प्रासरार बना देती है। क्या मॉरिस वाकई समंदर उबूर करके आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया था, या फिर समंदर ने उसे अपने अंदर हमेशा के लिए छिपा लिया? आज तक इस सवाल का हतमी जवाब किसी के पास नहीं। अल्कातराज बाद में एक तारीखी मकाम बन गया, लेकिन मोरिस और उसके साथियों का ये मशहूर फिरार आज भी दुनिया के सबसे दिलचस्प झील ब्रेक वाकयात में शुमार किया जाता है। एक ऐसी झील जिसे नाकाबिल फिरार समझा जाता था, वहां से 3 कैदी निकले और फिर हमेशा के लिए एक राज बन गए।